Hello students, how are you? You might be happy and ready to study. Okay students, अब जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का वो ऑस्मोटिक प्रेशर के एप्लीकेशंस हैं. ये एप्लीकेशंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है. तो अब हम इन एप्लीकेशंस को पढ़ने से पहले कुछ प्रोसेस के बारे में बात करें और इन प्रोसेस से वो एप्लीकेशन कैसे रिलेटेड है वो ज़रा देखिए. एंड मीन्स अंडर ऑस्मोसिस. तो अगर सॉल्वेंट का फ्लो सेल के अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ होने लगे, ऐसे ऑस्मोसिस को हम एंडोस्मोसिस कहते हैं. तो देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, दिस द बॉडी, और यहाँ पर सॉल्वेंट है, दिस द सॉल्वेंट, दैट इज वाटर. यहाँ पर हाई सॉल्यूट concentration in the body or cell, और यहाँ पर लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. बाहर. अच्छा, ये जो बॉडी है ये इसके जो है ये SPM की तरह काम करती है. तो आप देख सकते हैं इस सेल की बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इस तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो ये जो सॉल्वेंट है ये अंदर की तरफ फ्लो होगा. दैट सॉल्वेंट विल फ्लो इनसाइड द बॉडी ऑफ सेल. तो एंडोस्मोसिस क्या है? ये वो फिनोमेना होता है जिसमें सॉल्वेंट किसी भी सेल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाए. अब ये एंटर क्यों कर रहा है? देखिए, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हो गया लो ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज व्हाट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और ये जो इसके अंदर सॉल्यूशन है दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है? चूंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा लो ऑस्मोटिक प्रेशर साइड से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर साइड की तरफ फ्लो होता है, या फिर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ फ्लो हो जाता है, जिसके कारण ये जो सेल है ये स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है. और जब फूल जाता है इसी प्रोसेस को हम साइटोलिसिस कहते हैं. एंडोस्मोसिस क्या है? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट inside the body of cell from, ध्यान दीजिएगा मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, हाइपोटोनिक, from hypotonic solution to the hypertonic solution, due to which the body of cell swells up. This process is known as एंडोस्मोसिस और डीप्लाज्मोलिसिस और साइटोलिसिस। टर्म याद रखिएगा, पूछ लेते हैं
ओके, अब चलो इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कोई उबला हुआ अंडा, बॉइल्ड एग है, उसको आप सिंपल पानी में रख दीजिए, ऑर्डिनरी वाटर में रखिए। तो जैसे मान लीजिए ये अंडा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा और बाहर पानी होगी, ठीक है, पानी ऑर्डिनरी वाटर, तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, उसका बॉडी हाइपरटोनिक हो जाएगा और जो पानी है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है पानी का, इस सॉल्वेंट का फ्लो उस अंडे की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, मीन्स एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होगा तो ये जो अंडा है, ये एग है, ये स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। जब भी उबले हुए बॉइल्ड एग को आप ऑर्डिनरी वाटर में रखते हैं तो उबले हुए अंडे में साइटोलिसिस होता है, मतलब जो पानी का फ्लो है वो इसकी बॉडी के अंदर हो जाता है, पानी जो है उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। क्यों? क्योंकि अंडे के अंदर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी फ्लो होता है, बॉडी की तरफ फ्लो हो जाएगा, अंडा स्वेल अप हो जाता है। ऐसे ही हम अगर अपने बॉडी सेल्स को पानी में रखें तो स्वेल अप हो जाते हैं और बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट मीन्स फट जाएंगे, क्योंकि जो पानी का सेल होगा, जो सेल होगा हमारा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो पानी का फ्लो जो है वो कम कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा थ्रू एसपीएम, और सेल जो है स्वेल अप हो जाएगा और बाद में बर्स्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि समर सीजन में क्या करते हैं, जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, तो ये जो हॉकर्स होते हैं, जो वेजिटेबल सप्लायर्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, वो उन पर पानी स्प्रिंकल करते रहते हैं, लगातार पानी स्प्रिंकल करते रहते हैं, और कभी कभी उन सब्जियों को समर सीजन में पानी में भी भिगो के रख देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं समर सीजन जो भी देखेंगे, जो वेजिटेबल होती है उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम होता है, बाहर का सोल्यूशन हाइपोटोनिक होता है और उनके बॉडी के अंदर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक होता है। तो जो पानी का फ्लो उनके बॉडी के अंदर हो जाता है और वो अपना शेप रीगेन कर लेते हैं, शेप फिर से फूल जाएंगे, एकदम फ्रेश लगने लगेगा। अगर आपने पूरे दिन भी उसको रखा तो वो श्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाएगा, पानी में डाल दीजिए, फिर से स्वेल अप हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस होता है, साइटोलिसिस हो जाता है, पानी अंदर फ्लो हो जाता है, वो अपना शेप रीगेन कर लेता है। तो केवल स्प्रिंकलिंग का रीज़न यही होता है कि वो अपना शेप रीगेन करके रखेगा। ठीक है, अब हम एक दूसरा टर्म है एक्सॉस्मोसिस, उस टर्म की बात करेंगे और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। Second term is exosmosis. X means out, बाहर की तरफ ऑस्मोसिस हो, सॉल्वेंट का फ्लो हो वो बॉडी से बाहर की तरफ हो, इसको हम X means out of the body। अब देखिएगा, मान लीजिए हमारा उबला हुआ अंडा ही है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ये सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन है, जिसमें NaCl कॉमन सॉल्ट का जो अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। और इसके कंपैरिजन में जब आप किसी भी उबले अंडे को, किसी बॉडी को सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये NaCl सॉल्यूशन होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाएगा, इसलिए इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, हाइपरटोनिक। अब चूंकि अंडे को आपने NaCl सॉल्यूशन में रखा तो अंडे के अंदर जो बॉडी है, जो फ्लूइड है, उसका सॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो जो अंडे के अंदर बॉडी है वो हाइपोटोनिक, जो अंदर सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक होगा। और आप हमेशा जानते हैं जो ऑस्मोसिस में है, ऑस्मोसिस में फ्लो हाइपो टू हाइपर होता है, हमेशा जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है हाइपो टू हाइपर होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट फ्लो होगा। तो ऐसे केस में देखिए, अंदर ये NaCl सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ पर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा, बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम एक्सॉस्मोसिस कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम
प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, और इसके कारण जो बॉडी होती है, जो सेल होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंकिंग होता है। तो एक्सॉस्मोसिस क्या है? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर out of the body of cell when it is placed in more concentrated solution। ज़्यादा concentrated solution में अगर आप रख दें तो उसके सॉल्वेंट, उसका जो सॉल्वेंट होता है बाहर की तरफ आ जाता है, श्रिंक हो जाता है सॉल्वेंट सारा। जो पिकल्स होते हैं उसमें यही तो करते हैं, जो अचार होते हैं उसमें हम नमक क्यों मिलाते हैं? नमक इसलिए मिलाते हैं कि जो पिकल में पानी होता है वो बाहर की तरफ आ जाए, तो बाहर का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, पिकल के अंदर का कंसंट्रेशन कम, तो जो अंदर पानी होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है, जिसके कारण वो जल्दी ख़राब नहीं होते। ख़राब होने का रीज़न पानी होता है। अगर किसी बॉडी में पानी है तो जल्दी, क्योंकि उसका pH चेंज होगा और जल्दी ख़राब हो सकते हैं। तो वहाँ भी हम इस प्रोसेस का, एक्सॉस्मोसिस का यूज़ करते हैं, due to which shrinking of cell takes place। सेल का जो सेल है उसका श्रिंकिंग हो जाता है। एंड दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना को और भी कुछ कहते हैं, इज आल्सो नोन एज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मा जो होता है सेल के अंदर, उसका लिसिस हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाता है, उसका जो सॉल्वेंट होता है पूरा का पूरा बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे उबले हुए अंडे को हम उसमें NaCl सोल्यूशन में रखें, सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन में रखें, तो क्या होगा? अंडे के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, उसमें जो सॉल्वेंट है बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा और वो अंडा श्रिंक हो जाएगा। ऐसे ही अपने जो सेल होते हैं, RBC सेल होते हैं, उनको NaCl सोल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक्सॉस्मोसिस होता है, प्लाज्मोलिसिस हो जाता है, जिसके कारण उनके अंदर का पानी पूरा बाहर आ जाता है, वो श्रिंक हो जाते हैं। ओके बच्चों, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो कुछ इंजेक्शंस आते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शंस आते हैं, उनमें हम डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर उनको लगाते हैं। इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वो जो इंजेक्शन है उसका जब आप सल्यूशन बनाएं तो वो सल्यूशन आइसोटोनिक हो जाए हमारे ब्लड से। जो हमारे बहुत सारे इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं उसमें डिस्टिल्ड वाटर मिलाने के बाद ही उनको इंजेक्ट किया जाता है हमारी वेन्स में, क्योंकि रीज़न क्या होता है? सो दैट उनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाए, और बराबर हो जाने के कारण फिर ब्लड का फ्लो बाहर ना हो, ब्लड का फ्लो ना बाहर हो। उनको आइसोटोनिक बनाने के लिए ब्लड से वो आइसोटोनिक हो जाए, उनका कॉन्सेंट्रेशन 0.91% NaCl सोल्यूशन के बराबर हो जाए, इसीलिए हम उनका यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये ज़रूर देखिएगा। अब एक और जो हाई BP पेशेंट होते हैं उनको ये हमेशा एडवाइस किया जाता है कि वो नमक कम खाएं। दे आर एडवाइज्ड लेस इनटेक ऑफ सॉल्ट। वाई? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वाई हाई BP पेशेंट्स आर ऑलवेज एडवाइज्ड लेस इनटेक ऑफ कॉमन सॉल्ट? बच्चों आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर। जो ब्लड का प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ब्लड। अगर ब्लड में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा तो ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप हाई इंटेक ऑफ सॉल्ट ले रहे हो, सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हो अपने मील्स में, अपने डाइट में, तो क्या होगा? सॉल्ट ज़्यादा लेने से आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन में जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इससे जो है आपको यू कैन से ब्रेन हैमरेज होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए जितने भी हाई BP पेशेंट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर तो हाई ऑलरेडी होता ही है, तो इसीलिए कहा जाता है कि वो नमक कम खाएं, क्योंकि
क्योंकि नमक ज़्यादा खाने से उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। जब ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फाइनली ब्रेन हैमरेज हो जाता है। अब ठीक है, अगर नमक कम खा रही है, मान लीजिए नमक की क्वांटिटी हमने कम कर दी, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड में जो ब्लड है ब्रेन में जाएगा वो कम प्रेशर से जाएगा और ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। इसलिए हाई बीपी पेशेंट्स को हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि वो कम कॉमन सॉल्ट ले, सो दैट उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा ना बढ़े। अगर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ब्रेन हेमरेज के भी चांसेस होते हैं। लेस इनटेक ऑफ कॉमन सॉल्ट वी आर एडवाइज्ड ऑलवेज। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के, ऑस्मोसिस के। रिवर्स ऑस्मोसिस का तो एक ही दैट एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, जो आपकी बुक में है, पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको ऑस्मोसिस के कई जो है ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, ऑस्मोसिस, उनके कई एग्जाम्पल बताए, उनके एप्लीकेशंस बताए, और ये एप्लीकेशंस आपके पूछ ले जाते हैं। इसलिए स्पेशली मैंने एक अलग से वीडियो शूट करके ये आपको एक्सप्लेन की है। प्लीज़ बच्चों इनको पढ़ें ज़रूर, एक्सप्लेनेशन लिखें और खुश रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। गुड बाय।